हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए खालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारा मकसद यह है कि हम अंतिम व्यक्ति को भी जागरूक कर सकें कि उसके साथ कहीं अन्याय हो रहा है, उसका हक छीना जा रहा है या उसका हक नहीं मिल रहा है, तो वह अपने उस हक की लड़ाई लड़ सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है विधिक सेवा प्राधिकार, लीगल सर्विस अथॉरिटी बना करके, जिससे कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति भी जो यह मानता है कि हक की लड़ाई में सिर्फ वही सफल हो सकते हैं जिनके पास पैसा है, पहुंच है या पैरवी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के तहत ही यह व्यवस्था की और सरकारों को इसमें शामिल किया कि जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो प्रावधान है, सबको समानता का अधिकार है, सबको गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, उसकी रक्षा के लिए यह जरूरी है कि सिर्फ इसलिए वो न्याय से वंचित नहीं रह जाए कि वह वंचित क्लास का है। और वंचित क्लास में अगर आज वह रह गया है, यह सरकारों का दोष है, उसका दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष है, उसका दोष नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के नाते उसको हक है कि उसको न्याय मिले। इसीलिए अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग विषयों पर हम अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं, ताकि हमारे झारखंड के जो लोग हैं वो यह समझें कि हम कैसे अपना हक हासिल कर सकते हैं और कैसे न्याय की लड़ाई में बगैर पैसा, बगैर पहुंच, बगैर पैरवी के भी हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर के अपना हक हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइम के बारे में जो क्राइम मुझे लगता है कि पूरे देश में, इस राज्य में सबसे ज्यादा है। वो है मानव तस्करी का। अपने ही अपनों को बेच रहे हैं। उस बेचने के पीछे बाजार तो है ही, बाजार से ज्यादा गरीबी है, भूख है, लाचारी है। नतीजन कोई मामा, कोई फुफ्फा, कोई मौसी, कोई चाची, कोई चाचा, कहीं कहीं कोई भाई भी, कहीं कहीं पिता भी अपने बच्चों को उन लोगों से जो उनके रिश्तेदार हैं दे देता है कि ठीक है आप इसको ले जाइए, इसलिए कि वो लालच दिखाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही, वहां जाएगी तो पंखे में रहेगी, एसी में रहेगी, थोड़ा बहुत काम करेगी, वहां लोग पढ़ाएगा लिखाएगा। मानव तस्करी की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये क्या है और सरकारों ने, कानून ने इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय बनाए हैं, और अगर आप गलती से चले गए हैं या कोई ले गया है तो आप कैसे उस चंगुल से निकल सकते हैं, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार में मध्यस्थ हमारे साथ बीके सिन्हा साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो यह जो टर्म है मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहां से हम लोग शुरू करें। पहले इसको जाने कि कैसे उस चीज को मानेंगे मानव तस्करी। झारखंड के इस मामले में अव्वल है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। अलग अलग मुद्दों पर हम लोग बात करते जाएंगे। मानव तस्करी हम जाने किसको कानून मानव तस्करी मानता है। देखिए, मानव तस्करी जो है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अनैतिक एक व्यापार है, जिसमें कि हम मानव को एक वस्तु समझकर उसको बेचते हैं, खरीदते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उस व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। तरह तरह से शोषण 3-4 तरह से होता है मानव तस्करी में। सबसे पहले तो है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, शारीरिक रूप से शोषण होता है। दूसरा है ऑर्गन ट्रेड, अंग प्रत्यारोपण के लेने के लिए होता है। तीसरा है कि डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह के रूप में ले जाने के लिए, और चौथा है बंधुआ मजदूरी के लिए। तो मेन इन्हीं चारों चीजों के लिए जो है सो लोग ट्रैफिकिंग करते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज संगठित अपराध है जी। और ये अपराध सिर्फ भारत की में ही नहीं, भारत की सीमा में नहीं है, विश्वव्यापी व्यापारी अपराध है। और इसमें हजारों हजार करोड़ डॉलर का बिजनेस है ये। और ये संगठित अपराध इसलिए है कि इसमें सिर्फ वही लोग अपराधी नहीं है जो कि इस तस्करी में जुड़े हुए हैं, जो मानव को एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, बल्कि इसमें पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। सारे
कहीं पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, कहीं पुलिस जुड़ी हुई है, कहीं लोकल लोग जुड़े हुए हैं, कहीं बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं, रेलवे जुड़ा हुआ है, आपको जो हवाई जहाज के लोग जुड़े हुए हैं, जो पानी के जहाज वो जुड़े हुए हैं, और ये सभी लोग इसका शेयर लेते हैं। ये इतना बड़ा व्यापार है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस जब बना तो 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई, मानव अधिकारों का जो घोषणा हुई, उसमें हुआ ये सबसे बड़ा एक ऐसा मानव अधिकार है जिसका हनन नहीं होना चाहिए। और इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने मानव तस्करी पर पहली बार रोक लगाई 1948 में पूरे विश्व के लिए। और ये होना नहीं चाहिए, मानव तस्करी होना नहीं चाहिए। और इसका जो मूल कारण है, जैसा कि आपने बताया, कि मानव तस्करी उन्हीं जगहों से हो रहा है जहां निर्धनता है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। इसका एक रूप, छोटा मोटा रूप माइग्रेशन है, जहां लोग शिक्षा से माइग्रेट करते हैं, एक दूसरे से जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक संगठित आपराधिक गिरोह है जो इसको एक व्यापार बनाकर मानव की तस्करी कर रहा है। और ये तस्करी ऐसा है कि आप एक बार मानव तस्करी के चक्कर में पड़ गए, एक बार आपकी तस्करी हो गई तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान आपको भेज दिया जा सकता है, दूसरे स्थान से विदेश भेज दिया जा सकता है, और आपके परिवार को पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। इस पर झारखंड में एक बड़ा केस पकड़ा गया, कई केसेस पकड़े गए हैं, जिसमें आरटीएफ वालों ने भी पकड़े हैं, बस में भी जो कंडक्टर हैं या जो दूसरे लोग हैं उन लोगों ने पकड़ा है, कई लोग पकड़े हैं। उसमें एक पकड़ा गया कि कैसे एक आदमी अरबपति हो गया है मानव तस्करी करके, झारखंड का ही आदमी है वो, और कैसे उसके कहां से कहां कनेक्शन जुड़े हुए हैं। जब कनेक्शन का राज धीरे धीरे खुलने लगा कि ऊपर से नीचे तक कहां कहां इसके संपर्क हैं, पहले तो उसे प्रभावित करने की कोशिश किया कि मामले को यही दबा दिया जाए, लेकिन मामला दबा नहीं, इतना मामला हाईलाइटेड हो गया था। अभी वो जेल में बंद है, वो और उसकी पत्नी, उसकी और परिवार के लोग। ये लोग एक संगठित गिरोह, यही लोकल लोग हैं, और वो संगठित गिरोह चला रहे थे, और सैकड़ों लड़कियों को इन लोगों ने पार कर दिया यहाँ से वहाँ। झारखंड खास करके पूरे इंडिया में झारखंड जो है से 70% जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसमें झारखंड का योगदान 70% है। अच्छा, इसमें दो चीज देखा जाए, ये समझ में नहीं आता है। दो चीज हम देखते हैं कि झारखंड हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य है और सबसे ज्यादा गरीबी यही है। इसलिए अमीर होना उसका अभिशाप हो गया, और झारखंड के लोगों का ईमानदार होना अभिशाप हो गया, इसलिए कि इतना ऑनेस्ट आदमी आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इसको यहाँ से ले चलो, जो भी कीमत देना पड़े वो कीमत दे करके ले चलो। तो चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, और खासकर आप देखेंगे झारखंड में जितनी भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो मानव तस्करी है, एक तो ऐसा केस रिपोर्ट नहीं होता है। इसलिए रिपोर्ट नहीं होता है कि इसमें लोग बहुत, माने मोर देन 70% केसेज में परिवार की सहमति से लोग ले जाए जाते हैं। और केस तब रिपोर्ट होता है जब कुछ समय तक तो पैसा आता है, घर से पैसा आ रहा है, जब पैसा आना बंद हो जाता है, जब बातचीत बंद हो जाती है, तब लोग पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, और तब पुलिस को जानकारी होती है। जहाँ रेगुलर चल रहा है वो अभी भी नहीं है ट्रैफिकिंग में, बिल्कुल नहीं, चुप है लोग। हाँ, इसलिए कि पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो क्या नाम, गिफ्ट लेकर के, महंगे गिफ्ट लेकर के, यहाँ कुछ नहीं था और महंगे, तो लोग एकदम खुश हैं। बाकी लड़कियां भी उसको देख के प्रभावित हो रही, लड़कियां प्रभावित, अरे बाप रे, गई वहां पर, वहां से ऐसे ले, हम भी जाएंगे, होड़ लग जाती है। और तो इसे जब पता नहीं चलता है अपने बच्चियों का पता नहीं चलता है, तब लोग पुलिस के पास जाते हैं, तब बताते हैं फलाना ले गया था। और दूसरी जानकारी तब होती है अगर वो लड़का या लड़की जिसको ले जाया गया है, अगर उसके साथ कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, वो किसी तरह से भागकर किसी थाने में पहुंच जाती है, किसी मानवाधिकार संगठन के पास पहुंच जाती है, तब जानकारी होती है कि अरे तो झारखंड के बच्चे हैं और इनको किडनैप करके ले आया गया है, यहाँ पर तस्करी करके यहाँ ले आई गई है। अपने यहाँ रूपनगर में एक मामला पकड़ा गया था, एक बड़ी महिला जो पॉलिटिकल पार्टी में थी, उस महिला ने उस बच्ची के साथ जो अत्याचार किया था। बिल्कुल, अभी कितना लंबे समय जेल में। तो और इसलिए ये जो मानव तस्करी हो रही है और झारखंड से हो रही है, इसमें 70% लोग जो इसके शिकार हो रहे हैं, उसमें मोस्टली लड़कियां और 18 वर्ष से कम के बच्चे इसमें तस्करी के शिकार हो रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको 2013 तक कोई ऐसा कानून नहीं बना था, कोई ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दी जा सके, भयभीत हो लोग। इसलिए पहली बार 2013 में जब निर्भया हत्याकांड के बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी और उसके लिए जो कानून में बदलाव लाया गया, तो इसमें इंडियन पेनल कोड की एक धारा 370 बनाई गई, और उस धारा में पूरा लिखा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होता है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग पकड़े जाएंगे तो उनको क्या सजा होगी। तो अभी जो सजा जो प्रावधान किया गया, बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है कि पहले तो सजा थे कि 5 साल तक जेल होगा या इतना फाइन होगा, लेकिन 2013 के बाद जो कानून बना, 370 भादवी का जो कानून बना, उसमें हो गया कि मिनिमम कम से कम सजा कितनी होगी। तो अगर कोई एजेंसी मानव तस्करी में पकड़ी जाती है, लोग पकड़े जाते हैं, तो 5 से 10 साल तक की सजा, कम से कम 5 साल सजा होगी, ज्यादा 10 साल सजा होगी। फिर उसमें एक और कानून लाया गया है कि अगर जिसकी तस्करी की जाती है वो माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है,
तो कम से कम 10 साल की सजा होगी, अधिक से अधिक जो है सो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। और अगर माइनर का की 2 बार तस्करी, कोई व्यक्ति है माइनर की तस्करी 2 बार अगर करता है, पकड़ा गया 2 बार, 2 बार, तो उसे मिनिमम 14 साल की सजा होगी और लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। और जहां माइनर को ग्रुप में तस्करी किया जा रहा है तो उसमें तो अब इस सजा का प्रावधान ये हो गया है कि उसमें जो लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, उस लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब ये होगा कि आपको जेल में ही मरना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है माफी मिल जाएगी और आप 14 साल और 20 साल के बाद छूट जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये इसलिए नहीं रुक रहा है कि इसमें अगर गांव से कोई लड़की या लड़का तस्करी का शिकार होता है, वहाँ के मुखिया को जानकारी है, वहाँ के थाना को जानकारी है, बीडीओ ऑफिस को जानकारी है। अगर ट्रेन से ले जाया गया है तो ट्रेन के गार्ड को जानकारी है, इसके टीटी को जानकारी है, प्लेन से ले जाया गया तो पायलट को जानकारी है, शिप से ले जाया गया तो उसके कमांडर को जानकारी है। तो ये सारे लोगों की मिलीभगत से तस्करी हो रही है, वर्ल्ड वाइड हो रही है। इसलिए जो धारा लाया गया 370, इसमें एक प्रावधान लाया गया है कि अगर कोई सरकारी पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी की संलिप्तता इसमें प्रमाणित हो जाती है तो उस पदाधिकारी को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा। और लाइफ इम्प्रिजमेंट का यहाँ पे मतलब वही है कि आप तब तक जेल में रहेंगे जब तक कि आपकी डेड बॉडी जेल से बाहर आएगी। कानून तो बनाया गया है लेकिन फिर भी तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। यहाँ 2 बातें मुझे समझनी है। एक तो ये कि आप देखेंगे निर्भया कांड के बाद जो कानून बना, नया कानून, उसी में आंसर किया गया। कड़े कानूनों के बनने का जो इम्पैक्ट होना चाहिए, कानून का जो इकबाल होता है वो इकबाल नहीं दिखता है। कानून का जो प्रभाव होना चाहिए, भय कि ऐसा है तो ऐसा होगा। उसके बाद देखिए कितनी विभत्स रेप की घटनाएं हुई। इस कानून के बनने के बाद कितनी विभत्स घटनाएं हुई। इस कानून के बनने के बाद भी बड़े पैमाने पर झारखंड से लोग आए हुए। तो एक रास्ता ये नहीं हो सकता है कि वहां के मुखिया, ग्राम प्रधान को अकाउंटेबल बनाया जाए कि अगर यहाँ से कोई लड़की मानव तस्करी में जाती है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे, तो भी चीजें रुकने लगेंगी धीरे धीरे। तो जो मानव तस्करी का जो मेन जो अभी जो चल रहा था, अब तक जो चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा जो रोल जो अदा कर रही थी वो ये प्लेसमेंट एजेंसियां कर रही थी, जो ये दावा करती हैं कि हम नौकरी दिलाएंगे। इस प्लेसमेंट एजेंसी पर भी कोई नकेल कभी कसी नहीं गई, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। पहली बार 2014 में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने कानून बनाया कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी को हमारे लेबर डिपार्टमेंट में जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 18 साल से कम उम्र के लोगों को आप प्लेसमेंट में ले ही नहीं जा सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप जिसको ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, किस तरह की नौकरी में ले गए हैं, उसका पैसा कैसे उसके परिवार को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ ने पहली बार 2014 में बनाया। छत्तीसगढ़ के बनने के बाद झारखंड ने 2016 में इसको बनाया और कानून बनाया। यहाँ भी लेबर सुप्रिटेंडेंट के अंडर में इसको रखा। लेकिन मैंने कहा ना कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है इसमें सब लोग, नेता से लेकर और नीचे तक लोग सब मिले हुए हैं। और इसमें इतना पैसा है कि लोगों की डिमांड बंद कर दी जाती है। जो सिस्टम में नहीं आना चाहता है उसको सिस्टम से अलग कर दिया जाता है। किसी तरह से उसका ऐसा फंसा दिया जाता है कि या तो आप जो हम कर रहे हैं उसको आप करने दें, और नहीं तो आप अलग हट जाए। या तो आपको पैसा लेना है पैसा लें, नहीं लेना है तो नहीं, तो फिर आप अपने अंजाम के लिए तैयार रहिए। और चूंकि हर तबके के लोग, अभी आपने देखा होगा, अभी जस्ट एक न्यूज आया है आज से 10 दिन पहले कि एयर इंडिया के पायलट और 4 ऑफिसर पकड़े गए हैं मानव तस्करी के लिए और उनको सस्पेंड किया गया है एयर इंडिया में। तो यह है कि इसमें जो और गैंग है ये इंटरनेशनल गैंग है और पैसा इसमें इतना पैसा है कि पैसे से लोगों के सिस्टम को खरीद लिया जाता है। इस कारण जो है ना ये कानून प्रभावी नहीं हो रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी पर कोई नकल नहीं हो रहा है। मैंने शुरू में एंकरिंग में कहा कि एक तो बाजार है, बिल्कुल, दूसरी मजबूरी है, चलता है डिमांड और सप्लाई पे। यस, तो उसी के लिए हर जगह इस तरह के संगठन बन जाते हैं जहां डिमांड और सप्लाई का है, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो जो चीज है कि इतना कड़ा कानून बना और इस कानून बनने के बावजूद भी चीजों के रुकने के बजाय उसमें बढ़ोतरी ही होती है लगभग। और जो शामिल लोग हैं उन लोगों ने, जैसा कि आपने ही कहा कि बड़े बड़े लोगों को भी मिला लिया और दूसरे लोग जिनको रोकने की कोशिश करते हैं उनको अंजाम भुगतने की, और वो बेचारे डर जाते हैं, उनको साइड कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे कि 2-3-4 मामलों में मेरी अपनी समझ है, डायन के मामले में अगर मुखिया और ग्राम प्रधान अकाउंटेबल हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि डायन हत्या कोई कर पाएगा। इसी तरह मानव तस्करी के मामले में अगर इन लोगों को अकाउंटेबल बना दिया जाए कि आपके यहाँ से कोई अगर गायब होता है, आपको पता चल जाता है ना। नक्सल के मामले में हर किसी को पता है कुंदिराव का कौन नक्सली है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, भय आपको भी है, हम ये मानते हैं कि हमको ही सिर्फ भय नहीं लगता, भय उसको भी लगता है। लेकिन वो किसी ढंग से सूचना भेज सकता है, भिजवा सकता है कि ऐसा हुआ है। वो कंट्रोल तो नहीं कर सकता, पुलिसिंग का काम है, पुलिस कंट्रोल करेगी, जो पेट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कंट्रोल करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें जो मानव तस्करी जो हो रही है, जो मूल कारण मैंने बताया कि निर्धनता, तो क्या हो रहा है ना कि इसमें मैक्सिमम केसेस डिसकंसेंट होता है, परिवार का कंसेंट होता है। ट्रेन में पकड़े लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं, अपना टिकट हटा के जा रहे हैं। अलग-अलग वो माने लोग जो है खुद ट्रैफिक हो रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, उनके परिवार को पैसा मिलेगा ना। तो मुखिया या जो भी गांव के लोग हैं उनको पता तो
तब न चलेगा जबकि मामला रिपोर्ट होगा। तो जहां हमारी मर्जी से हमारे बच्चे को ले जाया जा रहा है तो मामला तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, चल जाता है ना कि हाँ आप बेटी इतने दिन से नहीं दिख रही है, वहां तो हर कोई एक दूसरे को जानता है ना। हाँ, लेकिन रास्ते से गुजरी तो लोग पूछता है कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ नहीं, अरे बहुत दिन से ही नहीं दिख रहा है, बहुत दिन से ही नहीं दिख रही है, ये तो होता है ना। तो वो तो गार्डियन बताएगा ना कि नहीं वो काम करने के लिए उसको पैसा आ रहा है। तो पूरा ना दूसरे की अगर वो नहीं भी बताता है तो जैसे उसका आर्थिक ऑपरेशन दिखता है उससे पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है। तो इसमें जैसे कि होता ना कि दूसरे के घर में हम क्यों मतलब इंटरफेयर करें। और मुझे ये जानकारी है, मैंने कुछ ह्यूमन राइट्स पर काम भी किया है कि आपको बिजूपारा में एक संजय मिश्रा की एक संस्था है एस्टेक, किसान संघ एस्टेक, जो एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स के लिए, वो संस्था दिल्ली बॉम्बे से जाके लड़कियों को, वो लोग कहते हैं कि हम लड़कियों को रेस्क्यू करके लाते हैं, और जब वो बताती है कि हम फलाने गांव के फलाने की बेटी हैं, तो जब हम उस गांव में जाते हैं कहने के लिए आपकी लड़की को ले आए हैं तो वो डिजोन कर देता है। वो कहता है कि नहीं हमारी बेटी नहीं है। हमें क्यों डिजोन कर देता है? इससे कर देता है कि हमारी दूसरी बेटी की शादी नहीं होगी, लोग कहेंगे ये गलत जगह से लाई गई है। तो लोगों की जो मजबूरी है, निर्धनता, गरीबी है कि जैसे कोयला में है ना, कोयला का जो अवैध खुदाई करता है, लोग सीम गिरने से दब जाता है तो पूरा गांव छोड़ के भाग जाता है, कोई नहीं कहता कि हमारे गांव को वहां दब गया है, इसलिए कि उस गरीबी के कारण वो कर रहा है काम, और वो अगर पकड़ा जाएगा तो पूरा गांव उसके लिए। इसलिए अगर मुख्य वास्तव में जो ग्राम सभा है, मुखिया सरपंच है, इन लोगों की जिम्मेवारी अगर फिक्स की जाए और तो नेचुरल है कि वो इसमें आगे बढ़ेंगे, सूचना देंगे। एक्सीडेंट केस में जैसे ये एक नया बना प्रावधान कि कोई व्यक्ति अगर जिसका एक्सीडेंट हो गया उसकी मदद करता है तो न पुलिस तंग करेगी न डॉक्टर तंग करेंगे। इस तरह का प्रावधान इसमें भी अगर होता कि कोई व्यक्ति अगर सूचना दे रहा है तो उसकी सूचना गोपनीय रखी जाए, कभी भी उसको गवाही के लिए नहीं बुलाया जाए, इस तरह का अगर संरक्षण दिया तो हमको लगता है कि शायद अगर गोपनीयता पुलिस बढ़ते या जो भी दिक्कत यह बढ़ते, लेकिन गोपनीयता किसी की रखी नहीं जाती है। अगर आपकी, मैंने बताया कि संगठित अपराध है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, तो अगर आपने जानकारी दी, आपने पकड़वा दिया और ये अगर गोपनीयता नहीं बरती गई और आपका अगर मर्डर हो गया तो फिर कोई दूसरा मुखिया सरपंच क्यों करेगा भाई, हम क्यों जाने जो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हाँ जहाँ जबरदस्ती ले जाया जाता है वहां तो सबको जानकारी हो जाती है, जबरदस्ती ले जाया गया है, डरा धमका के ले जाया गया। लोग स्वेच्छा से ट्रैफिक होते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। बड़ी बहन चली गई तो आके कहती है हम ले जाते हैं, छोटी को ले जाते हैं, वही आती है, वही ले जाती है। और आप देखेंगे कि इसमें जो गैंग है, जो तस्करों का गैंग है, वो आइडेंटिफाई करता है एरिया को कि कहाँ पर बहुत गरीबी है, प्लस वहाँ के उसके रिलेशंस को ही वो बायो मीडिया बना लेता है, मामा चाचा, वही उसको लेके जाता है ताकि कोई पकड़े हुए नहीं, किसके साथ जा रही हो, मामा के साथ जा रहे हैं, चाचा के साथ जा रहे हैं, वहाँ लोग ले जाके फिर वहाँ दिल्ली में भेज देते हैं, बम्बई में भेज देते हैं, उनको पैसा मिल गया, वो आके बताते नहीं है यहाँ पर। तो यह बड़ी मतलब सामाजिक समस्या है। अगर किसी को यह लगता है जो ट्रैफिक हो चुका है वो भी, और जो रिलेटिव है या जानता है, तो वह इस तरह के मामलों में रेस्क्यू के लिए क्या कर सकता है? ये तो बहुत, इसमें कार्रवाई जो बहुत तेजी से होती है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने आपको हर जिला में एंटी ट्रैफिक यूनिट बना दिया है, झारखंड के हर जिला में बनाया गया है। आप किसी भी तरह से अगर सूचना मिलती है और आपने जैसे आप पुलिस को खबर करेंगे, विंग को खबर करेंगे कि हमको दिल्ली से फोन आया है, इसमें कार्रवाई इतनी तेजी से होती है कंप्लेन आने पर, और सारी पुलिस चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो इस तरह से कोऑपरेट करती है कि वो बरामद कर लिया जाता है। अगर वो देश से बाहर नहीं निकली गई है तो कंप्लेन आप कहीं भी कर सकते हैं, थाना में करें, मुखिया के यहाँ कर दें, बीडीओ के यहाँ कर दें। इसमें रिकवरी की कार्रवाई अगर वो देश से बाहर नहीं ट्रैफिक हुई है या नहीं हुआ है तो बहुत फास्ट होता है। और इसे आप देखते हैं कि समय समय पर रिकवरी होती रहती है। लोग दूसरे स्टेट में जाकर बच्चों को ले आते हैं, लड़कियों को ले आते हैं, रिकवर करके ले आते हैं, तो कंप्लेन ही नहीं होता है। जहां कंप्लेन होता है वहां रिकवरी होती है। इसलिए झारखंड में 1500-1600 जो भी केस रिपोर्ट होते हैं वो केस है जिसमें कि लड़की का जब पता नहीं चला और कंप्लेन किया गया या लड़की ने खुद फोन किया और तब पुलिस ने रिकवर किया। दिल्ली पुलिस बहुत कोऑपरेट करती है, और जैसे खबर की जाएगी यहाँ से पुलिस जाए भी न जाए, लोकेशन दे दिया जाए। और आजकल तो इतना, आपने अभी कहा टेक्नोलॉजी की बात, कि उस लड़की के पास अगर मोबाइल है और उसने मोबाइल से फोन करके अपने परिवार को खबर किया है, उसके मोबाइल नंबर खाली पुलिस को मिल जाए, वो तो पिन पॉइंटेड उस घर में, उस कमरे में, वो जहां छिपा कर रखी गई वहां पुलिस पहुंच जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जहां कंप्लेन होता है वहां रिकवरी हो जाती है। मोस्टली 90% केसेस में रिकवरी होती है, और इससे आप देखेंगे रिकवरी हमेशा होती रहती है। लेकिन जहां स्वेच्छा से लोग ट्रैफिक हो गए हैं और उसके बाद रीट्रैफिक हो गए हैं, देश से बाहर भेज दिए गए हैं, उसमें बहुत मुश्किल होती है। उसमें रिकवरी। इसमें विधिक सेवा प्राधिकार क्या भूमिका निभा सकता है और विधिक सेवा प्राधिकार से कैसे मदद ली जा सकती है? हाँ, इसमें विधिक सेवा प्राधिकार ने जो चाइल्ड एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री है
उसके साथ काफी वर्कशॉप हुए हैं। एक वर्कशॉप में जो सखी मंडली है, दीदी है, इन लोगों को बताया गया है कि आप लोग गांव में जाकर लोगों को जागरूक करें, उनसे बताएं कि अगर कोई प्लेसमेंट एजेंसी कोई आदमी ले जाना चाह रहा है तो आप थाना के माध्यम से ले जाएं उसको कि भाई ये आदमी हमारे बच्चे को नौकरी, क्योंकि आप नौकरी देने से रोक नहीं सकते हैं, उसको पैसे की जरूरत है, होना एक उसके साथ फ्रॉड नहीं हो। तो इसलिए वहां लोगों को जागृत किया जा रहा है कि भाई आप भेजें, क्योंकि हम आपको नहीं रोक सकते, हम आपको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को भेजेंगे या आप खुद जाएंगे भी। तो उसके लिए यही तरीका है कि आप प्लेसमेंट एजेंसी को रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। प्लस आपको भी चाहिए कि मांगे उससे आप रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आपके पास गवर्नमेंट से आप रजिस्टर हैं कि नहीं है, आपकी ऑफिस कहाँ है। तो थोड़ा गांव के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आप जिस एजेंसी को दें उसके बारे में पूरी छानबीन करें, वहाँ के मुखिया सरपंच के माध्यम से जाएं, थाना के माध्यम से जाएं, ताकि पूरी जानकारी रहे कि कहाँ ले जाया जा रहा है। और जैसे मिसकम्युनिकेशन होगा तो नेचुरली एजेंसी पकड़ी जाएगी। अगर एजेंसी पकड़ी जाएगी तो उसकी पनिशमेंट अब बहुत ज्यादा हो गई है। तो जैसे ही आपने कहा ना कि आपने कहा कि 18 साल से कम की तस्करी हो ही नहीं सकती, नहीं, प्लेसमेंट एजेंसी नहीं करा सकता है, नहीं करा सकती, तो वो सूचना कैसे देगा? कैसे सूचना देगा? जब सूचना ही नहीं देगा तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। बात हम आगे बढ़ाएंगे, कानून की बात आज हम इतना ही पर खत्म करेंगे, इसलिए हमारा समय खत्म हो रहा है। हम जो बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, उसका सिर्फ एक मकसद है, आप सुनिए, हम जो कह रहे हैं वो दूसरे को भी बताइए, और जो इसके विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उनको और उनके परिवार को मदद दिलाने की कोशिश में विधिक सेवा प्राधिकार की मदद लीजिए, जो डाकिए के माध्यम से भी आपको मिल सकता है और घर बैठे भी आपको न्याय मिल सकता है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगले बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।